एपिसोड 3 की शुरुआत होती है हेरा के टीम 1 की लीडर बनने से। वो रेड कारपेट पे आती है और वो चल के आती है ईसू की तरफ। ईसू अभी भी पुलिस एकेडमी में हुए उसके साथ में जो एक्सपीरियंस है, उसे लेके ट्रॉमेटाइज़्ड है। बल्कि जुनयोंग और क्योंगजिन है ना अपने इतने कैपेबल वेटरन को एज़ अ लीडर के रूप में मिलने के कारण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो इन सब के बीच में जो डायनामिक है वो बहुत ही कमाल का है। यीशु को अपने एक कलीग से पता चलता है वो हेरा के साथ में पहले भी काम कर चुका है। वो उसे बताता है कि वो काफ़ी अच्छी डिटेक्टिव है, साथ ही में वो बहुत ज़्यादा लेड बैक नेचर की है। लेकिन वो उसे वार्न करता है कि कभी भी उसके साथ में बेट मत लगाना, क्योंकि जैसे तुम उससे बेट लगाओगे ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। पुलिस चीफ कॉन्टोएगॉन अभी भी मानता है कि यीशु को है ना डिटेक्टिव के तौर पे काम करना नहीं चाहिए। वो जभी भी कुछ करता है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और उसके लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा इवेंचुअली। तो वो हेरा के साथ में मीटिंग रखता है और मीटिंग के दौरान वो उसे इंसिस्ट करता है कि यीशु को है ना कोई भी ट्रबल क्रिएट करने मत देना और कोशिश करना कि वो यहाँ से चला जाए। वो इवेंचुअली जो पुलिस की नौकरी है उसे छोड़ दे। तो हेरा है ना उसकी बात मान लेती है और कहती है कि मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब यीशु निकलेगा ना तो यीशु के बदले जो उसका रिप्लेसमेंट आएगा वो खुद चूज़ करेगी। तो जो पुलिस चीफ है वो मान लेता है, कहता है कि ठीक है मैं ये मान लूँगा। तो जैसे ही रात होती है तो टीम 1 है ना हेरा को वेलकम करने के लिए ड्रिंक्स पे चले जाते हैं। यीशु है ना उसी ड्रिंक्स के दौरान वो बहुत ज़्यादा पक रहा होता है, तो वो एक डार्ट बोर्ड को नोटिस करता है और वहाँ पे एक पॉइंट स्ट्रक्चर होता है, अगर कोई भी 1000 पॉइंट्स वहाँ पे जमा कर लेता है तो उसे 4 फ्री ड्रिंक्स मिल जाती है। तो वो डार्ट्स खेलता है और जीत जाता है और इवेंचुअली उन लोग को फ्री गिफ्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन हेरा जैसे ये देखती है तो जो उसका कॉम्पिटिटिव साइड है वो किक इन हो जाता है और दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। अल्कोहल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो ओनर है वो उन्हें आके कहता है कि प्लीज़ उन्हें जाके रोकिए, हम इतना ज़्यादा फ्री नहीं दे सकते। तो जुनियोंग और क्योंगजिन जाके उनको रोक लेते हैं और बाहर ले जाते हैं। पर जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो गेमिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है, फिर भी वो एक दूसरे को हराने की 100% कोशिश कर रहे होते हैं। तो जुनियोंग और क्योंजिन समझ जाते हैं कि भाई ये तो रुकने वाले नहीं हैं, तो वो चले जाते हैं घर पे सोने के लिए रात को। और फिर जैसे अगले दिन की सुबह इन लोग ऑफिस आते हैं, तब यीशु को है ना उसके ऐप पे एक टिप मिल जाता है। टिप में ना एक छोटी सी बच्ची ने उन्हें बताया होता है कि एक दूर घर है, उसमें रात में ना कोई भूत गुजर रहा होता है, यानी कि उसने रात को है ना उस घर में लाइट्स देखी हैं। तो उन्हें तो इनिशियली लगता है कि ये हो सकता है कोई मजाक हो, क्योंकि ये मिडिल स्कूल गर्ल है तो वो कुछ बोल रही होगी। पर फिर भी यीशु इंसिस्ट करता है कि वो जा रहा है चेक करने के लिए। तो हेरा कहती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर बाद में हम उसी गर्ल को देखते हैं तो वो दूर से है ना बाइनोकुलर से देख रही होती है उस घर के अंदर। और वो जैसे ही देखती है कि एक्चुअली में यीशु वहाँ पे आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर जैसे उन लोग अंदर होते हैं तो वो फिर भी बैंटर कर रहे होते हैं। इनिशियली वो उसे डराने की कोशिश करते हैं और वो डर भी जाता है। पर जैसे उन लोग अलग-अलग रूम्स में चेक करने जाते हैं तो यीशु पे और हेरा पे दोनों पे साइमल्टेनियसली हमला हो जाता है और दोनों को बेहोश कर दिया जाता है। फिर बाद में उन्हें चेयर से बाँध देता है और बाँधने के बाद में जो उसका घर है उसमें आग लगा देता है। आग लगाने के बाद जब दोनों को होश आता है तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि उनका हाथ बाँध दिया होता है तो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन बाजू में ही टूटा हुआ ग्लास होता है, तो नीचे गिरते हैं, ग्लास उठाते हैं और फिर बाद में अपने हाथ को खोल लेते हैं। तो वो जो हाई स्कूल वाली गर्ल है वो देख रही होती है और वो जब बाइनोकुलर से दिखती है तो उसे आग दिखता है। तो वो वापस से पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है और कहती है कि वहाँ पे आग लग गया है। तो जुनयोंग और क्योंगजिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं, पर उनके पहुँचने से पहले वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। पर उसके पहले ही हेरा और यीशु है ना नीचे कूद गए होते हैं। पर जैसे वहाँ पे फोरेंसिक टीम और पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। उसमें यीशु को है ना एक लॉक्ड बेसमेंट का डोर मिलता है, जिसमें एक नया पैडलॉक लगा होता है। तो वो समझ जाता है कि ये लॉक नया है तो नीचे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। पर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि हम इसे खोल नहीं सकते क्योंकि हम उनके पास परमिशन नहीं है। सबसे पहले तो वो बिना परमिशन के अंदर आए हैं तो उन्हें सबसे पहले एक वारंट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वारंट मिलने के बाद में ही जाके ये सब हो पाएगा। अगर बिना वारंट के अगर वो नीचे जाते हैं और बेसमेंट बेसमेंट में उन्हें कुछ भी मिलता है तो वो सारा का सारा चीज़ कोर्ट में यूज़ नहीं किया जा सकेगा। तो सबसे पहले लीगल ही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हेरा बाहर जाती है और बाद में अपने टीम लीड को फ़ोन करती है और कहती है कि हमें एक वारंट को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कराना होगा। जब वो लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो उन्हें घर के अंदर से कुछ तोड़ने का आवाज़ सुनाई देता है। तो हम देखते हैं जो यीशु है वो पैडलॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो अंदर जा सके। बाकी के लोग उसे रोकने के लिए अंदर जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इसे तोड़ दिया ना तो हम कोर्ट में जितने भी एविडेंस है उसे नहीं ले जा पाएंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये घर ही खरीद लिया है। तो जैसे ही बाहर है ना एक रिलेटर का
नंबर लिखा होता है जो ये घर को बहुत टाइम से बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये घर बिक नहीं रहा होता क्योंकि इसमें झूठ है वो फैलाया होता है कि यहाँ पे भूत है। तो वो नंबर पे फ़ोन करता है और पूरा घर खरीद लेता है और कहता है कि क्योंकि मैं ही घर का ओनर हूँ तो मैं आपको कंसेंट देता हूँ कि आप नीचे जा सकते हो। अब तो एडमिसिबल होगा ना? जुनियंग और क्योंगजिन है ना हँसने लगते हैं क्योंकि उन्हें तो पता है कि यीशु ऐसा ही कुछ ना कुछ करने वाला था। बट हेरा थोड़ी-सी शॉक हो जाती है क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि यीशु ऐसा करेगा। तो यीशु हमेशा जो भी प्रोसीजर्स है उसे कंप्लीट करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही फ्रेश सीमेंट मिल जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि सीमेंट तो ऊपर लगाया गया है पर नीचे कुछ ना कुछ तो है। तो जैसे वो उसे तोड़ते हैं और फोरेंसिक टीम वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज़ निकलते हैं, टोटल 5 डेड बॉडीज़ निकलते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये घर खाली इसलिए है क्योंकि 2016 में एक कपल और उनका बेटा जो कॉलेज स्टूडेंट था उन्हें उनका मर्डर कर दिया गया था और इस केस को सँभाला था बियनशिक ने और बियनशिक ने इसे कोल्ड केस दे दिया था क्योंकि जो किलर है वो कभी पकड़ा नहीं गया। किलर इनको पता तो था किलर कौन है पर वो किलर कभी मिला नहीं, वो शायद देश छोड़ के चला गया। और जो फोरेंसिक टीम्स हैं उनका जो सबसे रीसेंट विक्टिम है उसके पॉकेट से है ना एक चश्मा मिलता है तो वो चश्मा ले लेते हैं और चले जाते हैं फोरेंसिक टीम में। और जो टीम 1 है वो चली जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उस बिल्डिंग में आग किसने लगाया था। और जैसे वो गाड़ी का पीछा करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं एक लड़की के पास में जिसका नाम है दऊन और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दऊन कन्फेस करती है कि उसने आग इसके लिए लगाया था क्योंकि एक लॉयर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो काफ़ी दिनों से मिसिंग है और वो उसी घर के पास से गायब हुआ था क्योंकि कोई उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसने वहाँ पे आग लगाई थी, जिससे लोग आके वहाँ पे छानबीन करें आग के बाद और शायद कोई नया क्लू मिल जाए। तो फिर यीशु और हेरा जाके बात करते हैं बियंसिक से तो वो कहता है कि सारे जो एविडेंस है वो इसी तरफ पॉइंट कर रहे थे कि वो ही मर्डरर है। वो बताता है कि कैसे उसने बहुत बार कॉल किया था जो विक्टिम है उसे और उसे वो स्टॉक करने की कोशिश कर रहा था और कैसे उसने अपने ही कार का इस्तेमाल किया था इनकी बॉडीज़ को मूव करने के लिए। पर उसके थोड़ी ही देर बाद एक शॉकिंग न्यूज़ मिलता है। वो जो ग्लासेस मिला था वो योंसू का था। योंसू वही है जिस पे शक किया जा रहा था कि जिसने मर्डर किया है और वो यहाँ से भाग गया है। योंसू ऑलरेडी मर चुका है और इसका मतलब ये है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो किसी और ने किए हैं और उन्होंने योंसू को भी इसलिए मार दिया जिस पे वो उसके ऊपर ब्लेम डाल सके। फिर पुलिस चीफ बुलाता है हीरा को और कहता है कि मुझे पता चला कि यीशु ने घर खरीदा जिसमें 5 लाशें मिली, तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसे पुलिस फ़ोर्स से बाहर निकालने के लिए? पर हीरा उसे मना कर देती है, कहती है कि देखो उसने कोई इल्लीगल चीज़ की नहीं है, ये कंप्लीटली लीगल है हमारे लॉ के अंडर और उसके कारण हम उसे निकाल नहीं सकते। और उसके बाद हीरा को पता चलता है कि डीएनए मैच से भी पता चल गया है कि योंसू ही मारा जा चुका है। तब वो जाके बैठते हैं और फिर बाद में थियरी करते हैं कि जो किलर्स है वो प्रोफेशनल है। उन्होंने कोशिश किया है कि वो योंसू को उन्होंने पहले योंसू का फ़ोन लिया और उसके थ्रू उसने मैसेज किया विक्टिम को, जिससे ऐसा लगे कि ये उन्हें स्टॉक कर रहा था। पर जो योंसू है वो तो ऑलरेडी मारा जा चुका था। और उसके बाद में उन्होंने उसकी गाड़ी ली और वो जाके पोर्ट पे पार्क कर दी। पोर्ट पे पार्क करने से ऐसा लगा कि वो यहाँ से देश छोड़ के चला गया है, चाहे वो फ़िलीपींस चला गया होगा या फिर वियतनाम चला गया होगा, पर वो इस देश में तो नहीं है और उसकी वजह से जो केस है वो कोल्ड हो गया और सारी इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। पर डिटेक्टिव्स कॉन्क्लूड करते हैं कि एटलीस्ट 2 लोग मौजूद हैं, ये जितने भी लाश है, उसे मूव करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग लगेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने यीशु और हीरा पे इसके लिए अटैक किया था कि उस दिन है ना वो लोग एक दूसरी डेड बॉडी वहाँ पे डालने गए होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मौजूद थे तो वो अपना काम नहीं कर पाए और इसकी वजह से वो डेड बॉडी भी वहाँ पे वो छुपा नहीं पाए। तो हमें एक नया डेड बॉडी बहुत ही जल्दी मिलेगा और उसके थ्रू हमें शायद क्लू मिल जाए कि ये किलर्स है कौन। जैसे एपिसोड एंड होता है तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में 2 किलर नहीं 3 किलर्स हैं। उनका नाम है जेचुन बॉम्की और वो रिवर के पास होता है और उनके पास एक्चुअली में एक डेड बॉडी होता है और वो अपने जो लीडर है उन्हें योंगनिम करके बोल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका लीडर है उसका नाम है तेगवांग और इसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं। तो ये बेसिकली प्रोफेशनल किलर्स हैं जिन्हें हायर किया जा सकता है मर्डर करने के लिए। और फिर यहीं पे जो एपिसोड नंबर 1 है वो ख़त्म होता है। तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर दो।